डालो जी ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो इसमें दो वर्ड आए हैं, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। नाउ व्हाट आई मीन बाय दीज वर्ड इज वेरी सिंपल। whenever in any compound we need to find out what elements are present, है ना। हमारे हाथ में हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स को कंबाइन करके ही कंपाउंड बनता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसको आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना कि ये एलिमेंट है या नहीं है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है जी। क्वालिटी मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना। सेकंड सेक्शन क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसका मतलब होता है अगर हमें पता चल चुका हो कि भाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड में लेट्स से एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स हैं, तो एक्स वाई जेड की कितनी कितनी अमाउंट्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उन अमाउंट्स को एस्टिमेट करना इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाम से क्लियर है जी। क्वांटिटी रिलेट्स टू अमाउंट्स, क्वालिटी रिलेट्स टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है जी बात। तो पहला स्टार्ट करते हैं जी, कौन सा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। हेडिंग डालते हैं जी क्या? क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो जी, ये जो हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कर रहे हैं। सेम एनालिसिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी होता है, बट राइट नाउ हम फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई और एलिमेंट हो चाहे ना हो, एक एलिमेंट 100% कंफर्म्ड है, होगा ही होगा। कौन सा? कार्बन। बड़ी ऑब्वियस सी बात है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते ही किसके कंपाउंड्स हैं? कार्बन के। तो एक तो पक्का पता है कि उसमें कार्बन होगा, और एक ज्यादातर होता है कौन सा? हाइड्रोजन, है ना जी। कार्बन के बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। हाइड्रोजन के बिना पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन फिर भी 99.99% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन क्या? हाइड्रोजन। चलो ये हमें पता है कि ये होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, प्रैक्टिकली है कि नहीं है उसको कंफर्म तो करना है ना। उसको कंफर्म करने का हम पहला जो पॉइंट कर रहे हैं जी, तो जो कंफर्मेशन कर रहे हैं जी फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बात ही किसके लिए करते हैं जी? फॉर कार्बन हाइड्रोजन। हम कुछ टेस्ट्स बताएंगे, कुछ रिएक्शंस बताएंगे, जिसे हम कंफर्म करेंगे उसके अंदर हाँ कार्बन है और हाइड्रोजन है। लेट मी स्टार्ट विद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू किया। बेटा आगे पूरे टॉपिक के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रीफ में आई विल कीप राइटिंग एज ओसी। ओसी, ठीक है जी। ओसी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। कॉपर ऑक्साइड इज एक्टिंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है सर। इसने अपनी ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको दे दी, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए। रिएक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे रिएक्शन हुआ, उससे यहाँ से कुछ हमारे पास वेपर्स बने आगे। क्या बने आगे? वेपर्स। वेपर्स बोल दो, गैसेस बोल दो, कुछ बनी आ गई, वेपर या गैसेस। इन वेपर या गैसेस को हमने पास करना शुरू किया। फर्स्ट पास्ड थ्रू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सबसे पहले इनको हमने पास किया किसमें से? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में से। जैसे ही हमने उनको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पास किया, तो भैया कंफर्म क्या करना है यहाँ पे? तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर बता सकते हो क्या होता है? वाइट होता है। हमने जब पहले उन वेपर्स को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पास किया, वो तो व्हाइट कलर के थे, तो हुआ क्या? सो अपीयरेंस ऑफ ब्लूइश कलर, अपीयरेंस ऑफ ब्लूइश कलर, कलर ब्लू हो गया जी। जो पहले कलर वाइट था वो ब्लू हो गया। बता सकते हो ऐसा क्यों होगा? हाँ जी,
वाटर के कारण बिल्कुल सही। वाटर के कारण क्या हो गया होगा, जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था वो कन्वर्ट कर गया होगा ब्लू विट्रॉयल। क्या था फॉर्मूला, CuSO4 डॉट 5H2। तो क्या हो गया होगा, ब्लूइश कलर क्यों हो गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuSO4 डॉट H2, सॉरी CuSO4 डॉट 5H2 डॉट 5H2। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, आपने तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया था, अगर ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 बना है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि इसका मतलब वेपर्स में पक्का पक्का क्या प्रेजेंट थे, वाटर वेपर्स। सो दिस कंफर्म्स presence of H2O, that is hydrogen in OC। H2O से हाइड्रोजन कैसे कंफर्म हुआ सर, वो देखो जरा इधर, वो क्यों सर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ तो एलिमेंट्स होंगे सर, जो आपने अपनी तरफ से दिया, या तो ऑक्सीजन दिया या कॉपर दिया, आपने अपनी तरफ से हाइड्रोजन तो नहीं दिया। तो बड़ी सिंपल बात है, अगर यहाँ पे वाटर पड़ा है, वाटर बना है, वाटर के कारण इसका ब्लूइश कलर आया है, तो इसका मतलब वाटर तो तभी बना होगा ना अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन। सो इनडायरेक्टली वाटर को कंफर्म करके हमने हाइड्रोजन को कंफर्म कर दिया जी। क्लियर है जी बात। तो सबसे पहले तो ये हुआ जी, फिर यहां से जो लेफ्ट आउट वेपर थे जी, लेफ्ट ओवर जो भी गैसेस या वेपर था, उसको हमने क्या करा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हमने यहाँ से हाइड्रोजन तो कंफर्म कर दिया, जैसे हमने हेडिंग में लिखा है जी, एक हम हाइड्रोजन कंफर्म कर रहे हैं, दूसरा क्या कंफर्म कर रहे हैं, कार्बन। अब कार्बन को कंफर्म करेंगे, मुझे एक बात बताओ, कार्बन इसके अंदर है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बन गए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चेक करने में क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या टेस्ट हुआ करता था, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, याद आ रहा है जी, तो वो चेक कर लेते हैं। तो इन गैसेस को, लेफ्ट ओवर गैसेस पास्ड थ्रू लाइम वाटर, पास थ्रू व्हाट, लाइम वाटर। अच्छा कोई मुझे बता सकता है लाइम वाटर क्या होता है, एनीवन हु कैन टेल मी दैट व्हाट इज लाइम वाटर, रेज योर हैंड्स। लाइम वाटर क्या होता है जी, हाँ जी सना, सी CaO इज क्विक लाइम, CO क्या होता है, क्विक लाइम। अब वो नहीं तो ये, हाँ बोल, CaOH ट्वाइस का सोल्यूशन है ना जी, एक्वस CaOH ट्वाइस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लाइम वाटर। सो लाइम वाटर इज नथिंग बट व्हाट, aqueous CaOH twice। So aqueous solution of CaOH twice, calcium hydroxide, is called as lime water। अगर इसका ड्राई फॉर्म होता, पेस्ट फॉर्म, फिर उसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं, लाइम वाटर। वाटर से पता लग रहा है कि सोल्यूशन फॉर्म है, aqueous solution of what, CaOH twice is called as what, lime water। अब यहाँ पे क्या होएगा, appearance of milkiness confirms presence of carbon dioxide, that is carbon in OC। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म हो गई भाई, तो फिर वही बात, हमने तो ऑक्सीजन दी थी, तो फिर कार्बन किसके अंदर था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो H2O के थ्रू कंफर्म क्या हो गया, हाइड्रोजन। CO2 के थ्रू कंफर्म क्या हो गया, कार्बन। अब आप मुझे बता सकते हो जी ये मिल्कीनेस कैसे आई होगी, एनीवन हु कैन टेल मी दैट मिल्कीनेस क्या चीज है, रेज योर हैंड्स। मिल्कीनेस का फंडा क्या है यहाँ पे, हाँ जी नवनीत शाबाश बताओ बेटा, वेरी गुड शाबाश, यही था जी। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर में तो रिएक्शन होगा जी, रिएक्शन क्या होगा बेटा, तो 10th क्लास में करा हुआ, आई एक्सपेक्टेड मच मोर हैंड्स, अब बताते नहीं हो, पता नहीं क्यों। तो अब क्या होगा जी, CaOH ट्वाइस में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। बेटा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यही मिल्कीनेस बन जाता है। अभी हम रिसेंटली एक चैप्टर करके आए थे जिसमें हमने रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर करा था,
उसमें बार बार हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना बना के निकाल रहे थे ना। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर सॉल्युबल नहीं है। अगर वो बन गया और व्हाइट कलर का डॉट डॉट से बन गए पानी के अंदर तो काइंड ऑफ मिल्कीनेस लग रहा है जी, है ना जी। इसका एक और नाम होता है मिल्कीनेस का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? टर्बिडिटी। मिल्कीनेस बोल दो या टर्बिडिटी बोल दो। तो इस मिल्कीनेस या टर्बिडिटी के आने से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कंफर्म हुई। उससे पता लग गया कि जो स्टार्टिंग कंपाउंड था उसमें कार्बन है ही है। सो यहाँ से हिंट ये मिला सर, पक्का पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो पक्का पक्का यहाँ वेपर्स और गैसेस जो होंगी कंटेनिंग क्या होंगे जी, और जो हो ना हो पता नहीं, बट एक H2O के वेपर्स और एक CO2 गैस के होने के चांसेस हैं, जिसको हमने आगे कंफर्म कर दिया और जिससे हमारा कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, ये फाइनलाइज हो गया, कंफर्म हो गया जी। क्लियर है जी? ये हो गया जी हमारा पहला क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलो जी आगे आते हैं फटाफट से, लेट्स मूव ऑन। अभी तो कार्बन और हाइड्रोजन का कर लिया जी। जो सेकंड टेस्ट हम करेंगे, सेकंड इस तरह का जो रिएक्शन करेंगे जिससे एलिमेंट्स को हम कंफर्म करेंगे, उसका नाम है कुछ, दैट इज कॉल्ड एज लेसेग्नेज टेस्ट। प्रोनाउंस करना क्या बोला मैंने? सबकी आवाज आनी चाहिए जी। कौन सा टेस्ट? ओके, लेसेग्नेज की कोई स्पेलिंग बताओ जी, सुन के देखें जी कितनी की इंग्लिश स्ट्रांग है आपकी। लेसेग्नेज टेस्ट के हाउ यू स्पेल लेसेग्नेज, लेट्स सी। बड़े लोग हैं जी, बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। लेसेग्नेज टेस्ट, बस जी। ओके, लेसेग्नेज टेस्ट पे आते हैं जी। सेकंड टेस्ट करते हैं, लेसेग्नेज टेस्ट। Okay, moving on towards the second test, which is called as Lessegnase test. ठीक है जी, टेस्ट का नाम है क्या जी? लेसेग्नेज टेस्ट। इस लेसेग्नेज टेस्ट में क्या किया जाता है? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाउंड, है ना जी। हमने सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको सोडियम के साथ स्ट्रांगली हीट कर दिया। ठीक है जी, दोबारा से जी, हमने ओसी लिया, ओसी क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको सोडियम मेटल के साथ स्ट्रांगली क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट करने पे कोई प्रोडक्ट्स बने, कुछ बना होगा जी, प्रोडक्ट्स बने। इन प्रोडक्ट्स को हमने डिसॉल्व कर दिया इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व कर दिया। ओके सर, डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बना, ठीक है जी, जो सोल्यूशन बना, कुछ सोल्यूशन फॉर्म बना, उस सोल्यूशन को हमने फिल्टर कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फिल्टर। तो क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट हुआ होगा जो नहीं घुल पा रहा होगा, तो फिल्टर करने पे वो पार्ट सेपरेट हो जाता है ना। फिल्टर पेपर जब हम फनल लेते हैं, फनल पे फिल्टर पेपर लगा के उसमें से कोई चीज पास करते हैं कटस से, तो जो चीज निकल जाती है फिल्टर पेपर में से, उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको? फिल्ट्रेट। तो सोल्यूशन लिया, उसको फिल्टर किया, तो जो बन के आया उसका नाम क्या रखा? जल्दी बोलो। फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट कौन होता है? जो फिल्टर पेपर से पास कर जाए कि ना करे? कर जाए। जो फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट ले लिया जी। इस फिल्ट्रेट का एक नाम रखा गया, इस फिल्ट्रेट को बोला गया लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। क्या नाम रखा गया जी? लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। या तो इसका नाम रख दिया लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट, या इसका नाम रख दिया सोडियम एक्सट्रैक्ट, दोनों में से कुछ भी चलता है जी। शॉर्ट में बोल दिया करेंगे LE या फिर SE, लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट।
तो सबसे पहले जब आप लसैग्नेज टेस्ट करने लगते हो भैया, तो लसैग्नेज टेस्ट करने के लिए आपको पहले लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, यू नीड टू मेक व्हाट, लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट, जिसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। पहले क्वेश्चन आता है जी ऐसा करते ही क्यों, हो क्या रहा है जी, ये जो आपने इतना 3-4 स्टेप्स कर दिए, इसमें जो आपने सब्सटेंस लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट बना लिया, उसकी जरूरत क्या है, क्यों बना रहे हो? तो उसके लिए देखो क्लैरिटी लाते हैं। जो ओसी था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा आप बताओ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स बॉन्ड बना रहे होते हैं, क्या वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं? सोच के देखो जी, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या आयनिक बॉन्ड्स? Organic compounds are covalent compounds having covalently bonded elements. क्या होते हैं उसमें? Covalently bonded elements. ये covalently bonded state of elements होते हैं जी, state of elements in organic compounds. In organic compounds. Organic compounds में जो भी elements होते हैं वो अपने अपने covalently bonded state में होते हैं। बढ़िया, चलो ये बात भी मान लीजिए। और जो भी एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मेजॉरिटी टाइम्स नॉन मेटल्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते ही कौन है? नॉन मेटल्स। अच्छा, अब आपने नॉन मेटल्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे को किसके साथ स्ट्रांगली हीट किया? मेटल, जो कि है सोडियम। मेटल और नॉन मेटल तो मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं ना? यस। तो बेसिकली इतना स्ट्रांग हीट करके जो भी एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट था, उसको किसी ना किसी तरह से आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? आयोनिक फॉर्म। ये जो लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट था, ये वाला, इट इट हैज एलिमेंट्स इन देयर आयोनिक फॉर्म्स। इन देयर व्हाट? आयोनिक फॉर्म्स। तो अगर कोई हमसे पूछे क्वेश्चन कि भैया लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, तो अब समझ आ गया जी, हम इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं जी, टू कन्वर्ट। लास्ट बार किसको किसमें कन्वर्ट करना है? एलिमेंट इन कोवलेंटली बॉन्डेड स्टेट आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट इन आयोनिक स्टेट्स। इस चीज को ऐसा करने का क्या फायदा मिलेगा? अगर एलिमेंट के आयंस बन गए, उन आयंस के आगे कोई ना कोई रिएक्शंस करवा देंगे। आयंस के रिएक्शन फास्ट होते हैं, जल्दी रिएक्शन होंगे, जल्दी। हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं? हम जैसे पीछे देखा हमने कोई वाटर को जब कंफर्म करा तो व्हाइट से ब्लू कलर आ गया था, यानी कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर होता है किसी ना किसी कंपाउंड का, उस कलर से हम उस कंपाउंड के अंदर वाले एलिमेंट को क्या कर देते हैं? कंफर्म। तो बस वही करना चाहते हैं, और वो जल्दी तब होगा, या जैसे लेट्स से कलर्ड सब्सटेंसेस तब जल्दी बनते हैं अगर रिएक्ट करने वाली चीजें क्या हो? आयोनिक। तो हमने कोवलेंट चीजों को आयोनिक चीजों में कन्वर्ट कर डाला बाय प्रिपेयरिंग व्हाट? लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। इसलिए बनाया था जी। अब सर हो गया आंसर, अब करो जो करना है आगे। अब इसके पार्ट्स हैं जी, सेकंड का ए पार्ट। ठीक है जी, लसैग्नेज टेस्ट का पार्ट ए। लसैग्नेज टेस्ट के पार्ट ए के अंदर हमने स्टार्ट करना है एलई से। हमने लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट लिया, उस लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट के अंदर हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा FeSO4 एंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसके साथ उसको हिट कर दिया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनवाया लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट में थोड़ा डाल दिया FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और थोड़ा उसको हीट अप कर दिया। ऐसा करने पे क्या नोटिस करने को मिला? यहाँ पे एक प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया जी, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बेटा? प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। बेसिकली अगेन ब्लूइश कलर नजर आया। कौन सा कलर नजर आया? ब्लूइश कलर। इस ब्लू कलर के आने से, दोबारा इधर देखो, लुक हियर, अगर मैंने लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट, अब मैं प्रैक्टिकली करूंगा कैसे? मेरे पास लेट्स से मेरा मार्कर है, ये जो मार्कर है अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ है तो नहीं ऑर्गेनिक का सारा, बट अज्यूम कर लेते हैं कि यही ओसी है। इसको मैंने एक लेट्स से वेसल लिया, उसमें सोडियम मेटल डाला, ये डाला, स्ट्रांगली हीट करा, पानी डाला, घोला, फिल्टर करा, फिल्ट्रेट आ गया। उसका नाम क्या रख लिया? लसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। वो जो फिल्ट्रेट है सपोज इतनी अमाउंट में है, अब सारा नहीं, उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकाला, उस सैंपल के ऊपर आगे टेस्ट करने लग गया जी।
सो अब लैग्रेंज एक्सट्रैक्ट के थोड़े थोड़े सैंपल, थोड़े थोड़े पार्ट्स, शॉर्टर पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स निकाल निकाल के उनके आगे चीजें डाल रहे हैं और उससे कलर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं। अब जैसे मैंने लैग्रेंज एक्सट्रैक्ट का सैंपल लिया, उसमें FeSO4 H2SO4 डाल के हीट करा, तो कौन सा कलर नजर आया बोलो? ब्लू कलर। अब ये जो ब्लू कलर है इसने कंफर्म क्या करा? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा बनना, दिस कंफर्म्स presence of Cn minus ions in Le, hence presence of nitrogen besides carbon is confirmed। कैसे हुआ बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। अल्टीमेटली ये जो ए पार्ट का टेस्ट है, इसमें जो ब्लू कलर बना, जिसका नाम हमने प्रूशियन ब्लू रख दिया, उससे कंफर्म क्या हुआ? नाइट्रोजन। क्या कंफर्म हुआ बेटा? नाइट्रोजन, और वो भी नाइट्रोजन बिसाइड्स क्या? कार्बन। बहुत सारी बुक्स में नाइट्रोजन लिखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे ही याद करो, अकेला नाइट्रोजन ना बोलो, क्या बोलो? नाइट्रोजन बिसाइड्स कार्बन, कार्बन के साथ क्या है? नाइट्रोजन है जी। ठीक है जी, कंफर्म्ड इन ओसी। ये सारा कुछ कंफर्म किस में हुआ है? ओसी में। ओसी क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस कंफर्म हो गई। हम जो ये लैग्रेंज टेस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं सेकंड नंबर पे, करेंगे भी सेकंड नंबर पे। क्यों? पहले नंबर पे क्या कंफर्म करके आए थे? कार्बन। अब अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन कंफर्म हो रहा है, कार्बन तो पहले ही कंफर्म हो गया था, तो कहने के लिए ये टेस्ट किसका है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। असल में टेस्ट किसका है जी? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन तो ऑलरेडी कंफर्म था। सो लैग्रेंज टेस्ट का पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, देख लेते हैं जी। जो ये प्रूशियन ब्लू है, इसका कुछ फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू हैव टू लर्न हियर। लिखो जी इसको। इसका फॉर्मूला है FeCN6 टाइम्स होल थ्राइस। ये फॉर्मूला है जी। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं प्रूशियन ब्लू, इसका नाम है प्रूशियन ब्लू। फॉर्मूला है Fe4 FeCN6 थ्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला में नोटिस करने वाली बात, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, याद है? स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या बोलते होते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट। सबकी आवाज आनी चाहिए जी। स्क्वायर ब्रैकेट वाले को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट। सर सही है। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। बढ़िया बात है सर। ये हमने अपने तरफ से दिया था ना, ये देखो, ये रहा आयरन +2। FeSO4 में Fe+2 था, हमने प्रोवाइड किया था, तो ये Fe+2 हमने ही दिया था। और इसके बाहर जो आयरन है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। क्या है बेटा? +3। अभी ऐसे लग रहा है कि हमने तो +3 डाला नहीं, चलो बताएंगे। पहले इंपॉर्टेंट बात, अब जो ये बन गया, ये जो बन गया, इसका नाम, एक तो प्रूशियन ब्लू बता दिया, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज Fe3+ वाले को फेरिक बोलते हैं कि फेरस बोलते हैं, और Fe+2 वाले को, और फेरिक को शॉर्ट में फेरी, फेरस को शॉर्ट फॉर्म में फेरो, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? फेरी फेरोसाइनाइड। दिस विल बी कॉल्ड एज सर फेरी फेरो एंड देन साइनाइड। इसका नाम हो जाएगा सर फेरी फेरोसाइनाइड। क्वाइट इजी, फेरी फेरोसाइनाइड है जी। इसी को प्रूशियन ब्लू बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। अब आप ध्यान से देखना जी। सर इसमें Fe2+ तो आपने दिया था, समझ आ गया, उसी से जुड़ा होगा। ये Fe3+ कहाँ से आया? अब Fe3+ की भी कहानी देखो जी। यहाँ पे कहा जाता है, हम चाहें तो, ठीक है जी, FeCl3 may not be optionally added। हम चाहें तो इसमें FeCl3 डाल दें। अगर तो इसमें FeCl3 डाल दिया गया बेटा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। FeCl3 में जो Fe होता है वो +3 होता है, लेकिन ये डालना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर तो ये भी डाल दिया फिर तो Fe+3 भी आपने दे दिया, अगर नहीं डाला फिर कहते हैं ऐसे होता है जी। अदरवाइज ऑप्शनल है, अदरवाइज ऐसे बोलते हैं जी। कैसे? अदरवाइज कहते हैं कि क्या, Fe2+ in the presence of concentrated H2SO4 oxidizes to क्या? Fe3+। तो Fe2+ का सम पार्ट
ठीक है जी, ऑक्सीडाइजेस टू Fe3+। वो जो H2SO4 डाला था उसका पर्पज ही ये था जी, एसिडिक मीडियम बनाने के साथ साथ वो थोड़े से Fe2+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा, Fe3+। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो ठीक है, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो या तो आप FeCl3 अपनी तरफ से डाल दो, नहीं तो अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत Fe3+ बन ही जाना है। अब आप मुझे चीज देख के बताओ, Fe2+ ये रहा, Fe3+ चाहे यहाँ से आया चाहे यहाँ से आया, आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चाहिए, 3+ मिल गया, 2+ मिल गया, और क्या चाहिए, Cn-। और क्या चाहिए जी, Cn-। और फिर आपने तो Cl- नहीं दिया, तो किसके अंदर होगा वो, लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। यही तो लिखा है ना, दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ व्हाट, साइनाइड आयंस इन लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। अगर ये कॉम्प्लेक्स बना है तो उसको साइनाइड चाहिए, हमने तो दिया नहीं, तो वो कहाँ से आया होगा, लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट में। तो अगर साइनाइड लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट में है तो वो साइनाइड में नाइट्रोजन चाहिए, वो नाइट्रोजन कहाँ से आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंफर्म हो गया क्या, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन मैंने कहा याद कैसे करना चाहिए, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन बिसाइड्स कार्बन, नाइट्रोजन बिसाइड्स कार्बन। उसका रीजन, इसके एक एमसीक्यूज बना करते हैं जी, लोगों ने याद कर लिया कि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो वो प्रूशन ब्लू बना देगा, अगर किसी कंपाउंड में क्या होगा, नाइट्रोजन, तो वो क्या बना देगा, प्रूशन ब्लू। एनीवन हु कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, रेज योर हैंड्स। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला चाहिए जी मुझे फटाफट से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। हाँ भी तेज, शाबाश, वेरी गुड बेटा। क्या होता है जी, NH2CO NH2, ये क्या होता है जी, यूरिया। इस यूरिया में नाइट्रोजन है, हाँ जी, यस और नो, सो क्यों जाते हो, हाँ जी, यूरिया में नाइट्रोजन है कि नहीं है, है। तो यूरिया में कार्बन है क्या, वरुण कहता नहीं है, क्यों वरुण, तो चुपते मारता और गलत बातें भी करने लग गया आप तेरी। ठीक है जी, NH2CO NH2 में N था और CO में भी C था ना जी, तो N भी है C भी है, तो अगर N भी है C भी है तो वो क्या साइनाइड बना पाएगा, यस। अगर वो साइनाइड बना पाएगा तो क्या वो ये वाला टेस्ट दे पाएगा, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे देगा सर, देना चाहिए। अब मुझे बताओ अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, क्या उसमें नाइट्रोजन होता है, यस। तो क्या वो प्रूशन ब्लू बना देगा, नो, क्योंकि उसमें कल्ला नाइट्रोजन है। हमें अकेला नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन बिसाइड्स कार्बन। पहली बात तो अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, अमोनिया में कार्बन नहीं है ना। बट जब ऑप्शंस में आएगा इतना कौन ध्यान देता है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द नेगेटिव टेस्ट ऑफ प्रूशन ब्लू, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव नेगेटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया में तो नाइट्रोजन है, लैंग्वेज ही नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे ही नहीं, हमें लगेगा नाइट्रोजन है ये तो टेस्ट देगा ही देगा, बट नहीं, हमें नाइट्रोजन बिसाइड्स क्या चाहिए, कार्बन। असल में इसमें हमें साइनाइड को कंफर्म करा है और बिना कार्बन के भी ये टेस्ट हो नहीं पाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है जी बात। तो ये हो गया जी सेकंड का ए पार्ट, यहाँ तो क्लियर है सबको जी। सेकंड के बी पार्ट पे आते हैं। अच्छा उससे पहले एक नोट, अगर तो बेटा नाइट्रोजन और कार्बन है फिर तो ये सारा कुछ हो गया जो हमने लिखा है। अब कई बार क्या होता है, समटाइम्स नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन तो होता है, सल्फर भी होता है। इन सच केस SCN negative ion present in Lysaghanase extract in place of CN negative। हमने भी ऊपर दिखाया कि Lysaghanase extract में साइनाइड आयन था, अगर नाइट्रोजन था कार्बन के साथ, तो हम ये कर रहे हैं जी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतना कहना ही काफी है कि उसमें कार्बन होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन सल्फर साथ में है, दोनों है, कह रहा जी फिर कल्ला साइनाइड सिंपल CN- नहीं बनेगा, फिर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, SCN-। अरे सर आप ही बताओ फिर, तो फिर ये कैसे बनेगा,
इसके लिए मुझे कौन सा आयन चाहिए था, Cn-। अब Cn- तो है नहीं, कौन सा आयन प्रेजेंट है, HCN-। तो जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लैग्रेंज एक्सट्रैक्ट के अंदर मैं ये सारी चीजें डालूंगा तो ये वाला ब्लू कलर बन नहीं पाएगा। फिर क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं जी। बट ब्लू तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ब्लू बनने के लिए कौन सा आयन होना जरूरी था, Cn- कि HCN-। Cn-। अब कौन सा आयन है, HCN-। अब ब्लू कलर तो नहीं बनता जी, फिर कुछ और बन जाएगा, वो देख लेते हैं। पहले नाम बताओ जी, Cn- आयन का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, साइनाइड आयन। क्या नाम होता है इसका जी, साइनाइड आयन। बढ़िया बात है, सबको आता है जी, बहुत यूज कर लिया हमने इसको, साइनाइड आयन। अब इसका नाम क्या होगा सर, फिर HCN- का, चलो जी वो भी सिखा देते हैं जी। अच्छा उससे पहले एक और नाम याद कराते हैं अगर आपको याद हो, Cn- क्या होता है, साइनाइड। एक ये कराया हुआ है आपको, बताओ जी कौन सा आयन था, कौन सा आयन था जी, साइनेट। कब करा था, जब हमने Cn2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन लाइक क्लोरीन करा था। CnO- का नाम बता सकते हो क्या होता है, साइनेट आयन। कौन सा नाम है बेटा इसका, साइनेट आयन। यहाँ नहीं यूज हो रहा, वैसे नाम याद करा दिया। एक साइनाइड होता है, एक साइनेट होता है। अब आप नोटिस करो, उस साइनेट से इसको कंपेयर करो, बताओ जरा क्या फर्क है। इसमें कार्बन है, इसमें भी है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी है, -1 ये भी है, ये भी है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ क्या है O, यहाँ क्या है सल्फर। तो याद रखना एक बात, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के नाम होते हैं और अगर उन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो करस्पॉन्डिंगली सिमिलर जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स बनते हैं उनका हम नाम नहीं चेंज करते, बस उनके नाम के आगे थायो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, थायो, ताकि ये पता लग जाए कि इसमें थायो इज यूज्ड फॉर व्हाट, सल्फर। सल्फर किसकी जगह होगा, ऑक्सीजन की जगह। तो अगर वो साइनेट था तो इसका नाम क्या होगा, थायोसाइनेट। समझ आ गई जी बात। द नेम ऑफ दिस आयन विल बी थायोसाइनेट आयन। बताइए बात समझ, कौन सा आयन है जी, थायो। अगर वो साइनेट है तो ये क्या है, थायोसाइनेट। आपको पता है अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH। तो अगर मैं OH की जगह SH कर दूं तो उनको क्या बोलूंगा, थायो एल्कोहल्स। क्या बोल दूंगा जी, थायो एल्कोहल्स। अच्छा अगर सर OH अल्कोहल होता है, OH अल्कोहल को नॉर्मली एंड में जब नेमिंग करते हैं IUPAC तो एंड में ऑल लगाते हैं, ऑल। तो जब थायो अल्कोहल होता है उसका थायोल लग जाता है। क्या लग जाता है, थायोल। जैसे ऐसे चीजें करेंगे आएंगे हम बताते रहेंगे, बट मेन बात, जो कंपाउंड ऑक्सीजन वाले का नाम है ऑलमोस्ट वही नाम सल्फर वाले का है, बस आगे एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, थायो। तो साइनेट का नाम क्या बन गया, थायोसाइनेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें थायोसाइनेट आयन है तो ये प्रूशियन ब्लू तो नहीं बनाएगा, फिर ये क्या बनाएगा बताते हैं जी। इन सच केस दिस इज प्रेजेंट, हेंस in this case, in place of Prussian blue, blood red complex is formed. Blood red colored complex, that is FeSCN overall 2+ is formed. तो भैया इस केस में ब्लू कलर आने की बजाय कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर, ब्लड के जैसा रेड, ये बनेगा जी। तो कहां बनना चाहिए था प्रूशियन ब्लू, कहां ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है जी, फर्क समझ आ गया जी। तो इन दिस केस अगर ब्लड रेड कलर बन गया तो साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन क्या हो गया, कंफर्म हो गया सर, बढ़िया बात है जी। ए का नोट। अब इसका बी, अच्छा सर आपने यहाँ पे ही बताना शुरू कर दिया कि नाइट्रोजन होता तो ये टेस्ट हो जाता, नाइट्रोजन और सल्फर इकट्ठे होते तो ये टेस्ट हो जाता। फिर सर यहाँ से डाउट आ गया, अगर सल्फर अकेला होता तो फिर वो है जी सेकंड का बी पार्ट, 2 का बी पार्ट आ गया।
लो जी, सेकंड के बी पार्ट में आते हुए, सेकंड का बी पार्ट, हमने अगर लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट लिया जी, उस लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट के अंदर हम दो काम कर सकते हैं, या ठीक है जी, या तो उसमें ऐड कर दो CH3COO होल ट्वाइस PB, इसका नाम है PB is called as lead, this is acetate, lead acetate solution। क्या ऐड कर दो बेटा, lead acetate solution, ठीक है जी, या तो lead acetate solution ऐड कर दो जी, इससे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी, ब्लैक प्रेसिपिटेट। या फिर एक और काम कर सकते हैं जी, इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, ये और है जी, हमारी मर्जी है क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। या फिर हम कर सकते हैं इसमें लेड एसिडेट मत डालो, आप इसमें डालना शुरू कर दो ये कंपाउंड Na2FeCN5NO, ये कंपाउंड डाल दो जी। ये पहले बताया हुआ है जी, है तो ये स्पेशल था, ये बताया हुआ है, ये बताया था रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने कुछ ऐसे कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स करे थे जिनमें बताया था कि NO के ऊपर प्लस चार्ज होता है। NO के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज। देखो हमने बताया था NO कभी कभी न्यूट्रल होता है, कभी कभी प्लस, तो NO प्लस के मैंने दो कॉम्प्लेक्सेस बताए थे, एक था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, याद आया, कौन सा था जी, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। वो तो ये नहीं है, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड नाम का कॉम्प्लेक्स बताया था। अब सोडियम लगा हुआ है तो इसका नाम है सर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दिया जी, ठीक है जी, डालने पे बनना शुरू हो गया जी, यहाँ पे आएगा वायलेट कलर। देखो बेटा, लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट में लेड एसीटेट डालने से ब्लैक पीपीटी बन जाना, या उसी लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने से वायलेट कलर आ जाना, इन दोनों से कुछ भी हो जाना, इससे confirms presence of sulfide ions, that is sulfur in organic compound। ये सल्फर का टेस्ट है जी, ठीक है जी, सल्फाइड आयंस। वो क्यों, क्योंकि जो ब्लैक पीपीटी यहाँ पे बनता है वो होता है लेड सल्फाइड का जी, PbS, और जो वायलेट कलर बनता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है Na4 टाइम्स FeCN5NOS। आप नोटिस करो, इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ Na2 था, यहाँ Na4 है, बाकी सारा कुछ सेम है। NO के अलावा यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया, सल्फर। इसका कलर वायलेट नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर वायलेट है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसका नाम नहीं है, इसका नाम है। रिएजेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का कलर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी, इसको बोल ही देते हैं जी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। क्या बोल देते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट फॉर व्हाट, फॉर सल्फर। ये स्पेशल स्पेशल से नाम, स्पेशल स्पेशल से फॉर्मूलाज। लो जी, हो गया जी बी पार्ट, सिंपल था जी। इससे किसकी प्रेजेंस कंफर्म होगी, बोलो जी, सल्फर की, अकेले सल्फर की, नाइट्रोजन नहीं है। अगर दोनों होंगे तो ऑलरेडी नॉट लिख चुके हैं जी, फिर तो पहले ही कर लिया था जी। अकेला नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, प्रूशियन ब्लू। सल्फर और नाइट्रोजन साथ साथ है, ब्लड रेड कलर। अगर अकेला सल्फर है तो या ब्लैक पीपीटी या वायलेट कलर। ये सारे कलर, सारे फॉर्मूला, सारे नाम सब इंपॉर्टेंट है जी, इन सब पे एमसीक्यूज बनते हैं जी। ये हो गया जी सेकंड का बी पार्ट। अब आते हैं जी सेकंड के सी पार्ट पे जी। लेट्स टॉक ऑफ सेकंड सी, 2C। और जी सेकंड का सी पार्ट आ गया जी। सेकंड के सी पार्ट में हम लेते हैं लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट। अगेन टेस्ट ही वही चल रहा है तो वही लेंगे जी। लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट लिया, इसमें पहले ऐड करते हैं जी, फर्स्ट ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या ऐड कर दो जी, HNO3, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट। फर्स्ट ऐड HNO3 कहा जाता है बेसिकली, डाइल्यूट HNO3 डाल दो जी।
अब ये क्यों डालना है जी, उसके बाद डालेंगे देन ऐड AgNO3। देखो जी, जो तो AgNO3 है, उस AgNO3 का तो नाम याद होगा, क्या नाम होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और इसका तो जो मेन काम होता है, इट प्रोवाइड्स सिल्वर प्लस आयंस। प्रोवाइड्स व्हाट आयंस, प्रोवाइड्स Ag प्लस आयंस। ये सिल्वर पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेगा, सिल्वर नाइट्रेट। बढ़िया बात है जी, इसमें Ag प्लस आयंस है। अब ये क्यों डाला था, इसका क्या लॉजिक है, ये बता रहे हैं जी। HNO3 डालने का लॉजिक ये है जी, दिस प्रोवाइड्स H plus which combines with Cn minus S2 minus present in Le to convert them into vapors of HCN या H2S which vaporize off। वेपोराइज ऑफ का मतलब जो उड़ जाएंगे जी, ये पर्पस था जी। क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, हम पीछे बता के आ रहे हैं कि लैसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में साइनाइड आयंस भी हो सकते हैं, लैसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में सल्फाइड आयंस भी हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लैसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में से पहले निकाल दो, अगर हैं तो। उनको निकालने के लिए आप अपनी तरफ से एसिडिक मीडियम दे दो। एसिडिक मीडियम से H प्लस आया और वो इन पर्टिकुलर आयन से जुड़ा, HCnH2S बना और वेपर्स बन के उड़ गया। अब इनको उड़ाना ही क्यों था, लॉजिक क्या था उड़ाने का। पहली बात ये तो समझ आ गया जो लिखा है जी, क्या हुआ, यस और नो। सब लोग बताओ बेटा, यहाँ से कौन से आयंस मिले बताना। और लैसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में पहले से कौन से आयंस थे, ये कौन सा है, नाम बोलो इसका, साइनाइड। और ये कौन सा है, सल्फाइड। तो साइनाइड या सल्फाइड आयन से H प्लस जुड़ के या तो HCN के वेपर्स बन जाएगा या H2S के। इसको उड़ा दिया, निकाल दिया। ये क्यों करना है, कहते अगर इसको ना उड़ाते तो ये हमारे अगले टेस्ट से इंटरफेयर करते। ठीक है जी, अदरवाइज दीज आयंस वुड हैव इंटरफेयर्ड विद फर्दर टेस्ट। हम इनको तो पहले कंफर्म कर चुके हैं। जिस सीक्वेंस में मैं आपको टेस्ट बता रहा हूं, उसी सीक्वेंस में प्रैक्टिकली टेस्ट करे जाते हैं। पहले कार्बन हाइड्रोजन को कंफर्म किया जाता है, फिर नाइट्रोजन को, फिर सल्फर को, फिर ये सी पार्ट पे आते हैं। अब जब नाइट्रोजन सल्फर कंफर्म हो गए और हमें पता है कि शायद वो हैं, तो उनको निकालो बाहर, हटाओ। क्योंकि अगर ना हटाया तो वो Ag प्लस से जुड़ के कुछ और बना देंगे जो हमारे आगे टेस्ट से क्या करेगा, इंटरफेयर। तो उस चीज को खत्म करने के लिए इनको बाहर निकालना है। समझ गए जी बात। सो दिस इज डन टू अवॉइड interference by Cn minus S2 minus ions in further testing। आगे वाले टेस्ट के अंदर वो इंटरफेयर ना करें, इसीलिए उनको उड़ाना जरूरी है, इसलिए ऐसे किया गया, इसलिए पहले HNO3 डाला गया। अब पॉइंट ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, HNO3 डाला, जो उड़ना उड़ गया। उसके बाद जो बचा उसमें AgNO3 डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट ने कौन से आयंस दे दिए, सिल्वर आयंस। फिर यहाँ पे तीन ऑप्शंस हो सकती हैं क्या, ठीक है जी, तीन ऑप्शंस क्या है जी, या तो बना होगा यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट, या बनेगा पेल येलो प्रेसिपिटेट, या बनेगा येलो प्रेसिपिटेट। इन तीनों में से कोई एक प्रेसिपिटेट बन सकता है। ओके सर। अब ऐसे सेकंड और थर्ड केस देखो, पेल येलो या येलो, हल्का येलो या प्रॉपर येलो, ज्यादा फर्क नहीं है। कई बार हमें येलो पेल येलो नजर आता है, येलो कलर ही ऐसा है, वो तो वैसे ही हल्का लगता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, सर कौन सा वाला प्रेसिपिटेट है, पेल येलो येलो। उसको फर्दर चेक कर लिया जाता है। कैसे, पेल येलो प्रेसिपिटेट जो होता है वो पार्शियली soluble in NH4OH होता है, और जो येलो प्रेसिपिटेट प्रॉपर होता है दिस इज इनसॉल्युबल इन NH4OH होता है। ओके सर। अब सर जब आप NH4OH के अंदर सॉल्युबिलिटी चेक कर ही रहे हो, फिर इसकी भी कर दो, इसकी बता दो जी। तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल इन NH4OH होता है जी,
completely soluble in NH4OH. ये NH4OH का नाम क्या हो गया? NH4 ion is called as which ion? Ammonium. And OH is called as hydroxide. तो NH4OH का नाम क्या क्या हुआ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम ये भी बोलते हैं। NH4OH लिखा होना या एक्वस अमोनिया लिखा होना एक ही बात है जी। वो कैसे सर? आप चेक कर लो, ये एक ही बात है जी, कोई फर्क नहीं है इनमें, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। अगर अमोनिया और वाटर को कंबाइन करा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? NH4OH। तो एक्वस अमोनिया लिखा होना या NH4OH लिखा होना बात एक ही है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें पूरा घुलेगा, पेल येलो वाला थोड़ा घुलेगा, पूरा येलो वाला घुलेगा ही नहीं। ओके सर, लग गया पता। अब सर ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये पक्का पक्का बता देते हैं किसका है जी। ये है AgCl का। किसका है बेटा? AgCl का। और जो ये पेल येलो प्रेसिपिटेट है ये किसका है सर? AgBr का। और जो प्रॉपर येलो प्रेसिपिटेट है सर ये किसका है सर? AgI का। समझ रहे हो जी? AgCl, AgBr, AgI। अच्छा चेक करो, आपने अपनी तरफ से कौन से आंसर दिए थे बेटा? सो तो नहीं गए? कौन से आंसर दिए थे? Ag+। और यहाँ बना क्या हुआ है? AgCl। इसका मतलब Cl किस में था? लिसाइगनेज एक्सट्रैक्ट। Br किस में था? लिसाइगनेज एक्सट्रैक्ट। दैट मींस यहां से कंफर्म हुआ Cl, यहां से कंफर्म हुआ Br, और यहां से कंफर्म हुआ आयोडीन। तो ये कहीं ना कहीं हेलोजेंस को कंफर्म करने का तरीका हो गया जी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या होते हैं? हेलोजेंस। तो हेलोजेंस को कंफर्म करने का तरीका हो गया जी। समझ गए जी? ये हो गया जी सेकंड का सी पार्ट। तो पहले हमने नाइट्रोजन कंफर्म करा लिसाइगनेज टेस्ट में, फिर सल्फर कंफर्म करा, फिर हेलोजेंस कंफर्म कर लिए। इसमें बस फ्लोरीन नहीं कवर हुआ। फ्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत रेयरली होता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, उसी की बात की जाती है। फ्लोरीन का कोई स्पेशल टेस्ट होगा, अभी हम फिलहाल उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो सेकंड का सी पार्ट कंप्लीट हो गया जी, टेस्टिंग ऑफ हेलोजेंस। अब आते हैं जी सेकंड का डी पार्ट। सेकंड का कौन सा पार्ट? डी पार्ट। लो जी, अगर हम बात करें सेकंड के डी पार्ट की, हमने फिर से लिसाइगनेज एक्सट्रैक्ट लिया बेटा, ठीक है। इसको रिएक्ट कराया Na2O2 से। किससे रिएक्ट कराया बेटा? Na2O2। Na2O2 क्या है? सोडियम पर ऑक्साइड। क्या है बेटा? सोडियम पर ऑक्साइड। ये सोडियम पर ऑक्साइड है जी, सोडियम पर ऑक्साइड। अब ये जो सोडियम पर ऑक्साइड है ये ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। ऑक्साइड्स भी अच्छे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिसाइगनेज एक्सट्रैक्ट में Na2O2 डाला और साथ में उसके HNO3 डाल के उसको हीट कर दिया, बॉयल कर दिया। फिर उसके बाद उसमें एक स्पेशल कंपाउंड डाला, उसका फॉर्मूला है NH4 ट्वाइस MOO4। क्या फॉर्मूला है जी? NH4 ट्वाइस MOO4। अच्छा, MO कौन सा एलिमेंट होता है? कौन सा जी? मॉलिब्डेनम। कौन सा होता है बेटा? मॉलिब्डेनम। तो MO जो होता है वो मॉलिब्डेनम एक एलिमेंट है। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखना जी। पहले इसमें ये डाला, फिर ये और ये डाला। ऐसा करने पे यहाँ पे येलो कलर आ गया। येलो कलर या येलो प्रेसिपिटेट अपीयर होना शुरू हो गया जी। येलो कलर या येलो प्रेसिपिटेट अपीयर होना शुरू हो गया। अगर ऐसा हो गया जी, 1 2 3, तीन चीजों को डालने के बाद अगर येलो कलर या येलो प्रेसिपिटेट आ गया, दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फॉस्फोरस का टेस्ट है। किसका टेस्ट है जी? फॉस्फोरस। अब बात आती है सर इसमें हुआ कैसा? जैसे फॉस्फोरस टेस्ट हो गया जी, ये जो येलो कलर का कंपाउंड बना वो ये है जी, ये
NH4 NH4 thrice PO4 डॉट 12 टाइम्स MOO3। इसका कलर येलो होता है जी। इसका कलर क्या होता है जी? येलो। थोड़ा लंबा सा नाम है, लंबा सा फॉर्मूला है, बहुत रेयरली यूज करने को मिलेगा, बट पता है कैसे कंफर्म होगा जी? जैसे ही आप ये कंपाउंड का नाम पढ़ोगे, ये कंपाउंड हमने पूरी 11th-12th में और कहीं यूज ही नहीं करना। इसका नाम क्या है जी? दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम मॉलिबडेट। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम मॉलिबडेट। और जो बना उसका नाम होता है, इसको नाम दे देते हैं अमोनियम फॉस्फो मॉलिबडेट। नाम से क्लियर है जी? अमोनियम मॉलिबडेट तो आपने दिया है, तो ये बनने के लिए बीच में क्या आया होगा? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कहाँ से आया? यहाँ पे लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट में जो भी हैविंग फॉस्फोरस अगर था, तो याद करने वाली बात, सोडियम परऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कन्वर्ट्स phosphorus into PO4 3 minus ion, that is phosphate ions। तो मेन बात ये थी जी, पीछे आपने किसी तरह से फॉस्फोरस को फॉस्फेट बनाया, फिर एसिडिक कंडीशन में इससे रिएक्ट कराया, तो उससे अमोनियम फॉस्फो मॉलिबरेट का येलो कलर या येलो पीपीटी बन गया, जिससे कंफर्म हो गया कि उसके अंदर क्या प्रेजेंस है? फॉस्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक चीज और बता दें, हम चाहें तो यहाँ पे लेसैग्नेज एक्सट्रैक्ट यूज करने की जगह और डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी? सोडियम तो है ही ना बीच में, हमने अलग से सोडियम के साथ एक्सट्रैक्ट बना के यहाँ यूज किया था। हम चाहे ना करें, डायरेक्ट कंपाउंड लें, उसको Na2O2 के साथ हीट करके ये चीजें डाल दें, तो भी अमोनियम फॉस्फो मॉलिबडेट बन जाएगा। ये है जी हमारा सेकंड का डी पार्ट। इसके साथ क्वालिटेटिव टेस्ट जितने हमने करने थे सारे हो गए जी। सो क्वालिटेटिव टेस्ट यही थे जी, बस पहले कार्बन प्रेजेंस चेक करा, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फिर हेलोजन, फिर फॉस्फोरस। जितने कॉमन एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं सब चेक कर लिए, एक को छोड़ के। कौन सा? ऑक्सीजन। उसका एज इट इज कोई टेस्ट पर्टिकुलरली होता नहीं जी, वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के बाद एस्टिमेट होता अगर होगा भी। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में यही टेस्ट होते हैं जो हमने करने थे। ये सारे हो गए जी। क्लियर है जी बात? ये हो गया जी हमारा मेन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज दैट? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक बार सारा गो थ्रू करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। शाबाश, एक बार गो थ्रू करो इसको जी। हाँ जी बेटा बोलो। नहीं बस उसका मतलब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है ना, कि पहले ये बाद में ये। एरो दोबारा दोबारा लगाने का मतलब पहले ये चीज ली, उसमें ये डाला, जो बना उसमें अगला डाला, इसलिए यार वैसे डालते हैं। लिख तो सकते हैं वैसे भी, एक के ऊपर ही सारा कुछ, बट सीक्वेंस में एरो डालने का मतलब सीक्वेंस में हम कौन सी सीक्वेंस को पहले डाल रहे हैं, किसको बाद में, सिर्फ ये बताना था। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं जी, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा क्या? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन।
ना ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वर्ड का मीनिंग क्या है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स की कितनी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसका आइडिया लगाना है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। ओके है सर, चलो ठीक है बात। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमाउंट पता लगा के अल्टीमेटली इस टॉपिक के अंदर हर एलिमेंट की अमाउंट पता लगा के हम अपने आप को एंड तक लेके जाया करेंगे उसकी परसेंटेज पे। किस पे जी? परसेंटेज। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कंफर्म्ड है उसमें कार्बन तो होगा ही होगा। चलो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस से कंफर्म कर भी लिया कार्बन है। अब कितना कार्बन है? व्हेन आई से कितना कार्बन है, आई वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कितना परसेंट कार्बन है? तो हर एलिमेंट की परसेंटेज तक पहुंचा के इस वाले टॉपिक में हम अपने आप को रोका करेंगे। ठीक है जी। जैसे हमने क्वालिटेटिव में सबसे पहले किसको किसको चेक करा था? कार्बन, हाइड्रोजन। उसी सीक्वेंस में चलते हैं, पहले उन्हीं की क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं। तो जो फर्स्ट है जी फॉर क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। और उस मेथड का नाम भी बोल दिया करते हैं पहला, दैट इज कॉल्ड एज लिबिग्स मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? लिबिग्स मेथड। दिस इज फॉर कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए लिबिग्स मेथड। अब ध्यान से देखना फिजिकली करना कैसे होता है, समझाता हूं। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आपने अपनी तरफ से ऑक्सीजन भी ले ली, चलो थोड़ी बहुत कॉपर ऑक्साइड को भी डाल दिया, फिर हीट कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, अमाउंट्स पता करते हैं, तो उससे पहले क्वालिटेटिव टेस्ट कर चुके होते हैं। मतलब हमें 100% कंफर्म्ड होता है कि हम जो भी टेस्ट करने वाले हैं उसमें कौन से एलिमेंट के ऊपर काम होने वाला है। अब हमें पता है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स पे काम करना है हमने, कार्बन एंड हाइड्रोजन, पहले कंफर्म कर चुके हैं। अब पता है ना कार्बन हाइड्रोजन है, तो अगर इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, वो इनकी रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे सर। रिएक्ट करके क्या बनना शुरू हो जाएगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनने लग जाएगा? वाटर। और अगर मैं ऑक्सीजन को एक्सेस में ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन को एक्सेस में ले लेता हूँ, तो चांसेस है कि यहाँ पे क्या निकलेगी? थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। सही है। और कॉपर ऑक्साइड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर। बढ़िया बात है, अपनी ऑक्सीजन छोड़ देगा, ऑक्सीजन तो इनको दे देगा, तो कर करा के ये बनेगा। लेकिन कॉपर तो सॉलिड है। ये सारी क्या है बोलो? क्या है ये? गैसेस। ये गैसेस बन गए जी। ठीक है जी, ऐसे कर लिया जी, गैसेस बन गई। अब क्या करा? अब जो भी ये गैसेस हैं, जैसे पहले हमने क्वालिटेटिव में भी करा था, गैसेस को किसी में से पास किया, ऐसे यहां करेंगे। इन गैसेस को लेंगे, फर्स्ट पास थ्रू एनहाइड्रस CaCl2। और एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, यहां जो ऑक्सीजन लेंगे वो ड्राई होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर बाहर से ना आए, क्योंकि हम उस मॉइस्चर को ही चेक करने वाले हैं। ये वाटर वेपर्स हैं, वाटर नहीं है, ये वाटर क्या है? वेपर्स। CO2 तो होती गैस है, पता है। O2 भी होती हो गैस है, पता है। लेकिन वाटर लिक्विड भी होता है, वेपर्स भी होता है। इतने टेम्परेचर पे काम हो रहा है कि वाटर यहाँ पे क्या बन रहा है? वाटर वेपर्स। तो ये गैसेस और वेपर्स को लिया, पहले पास करा एनहाइड्रस CaCl2 में। ये एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब्स H2। क्या कर लेगा बेटा? एब्जॉर्ब्स H2। अब लेफ्ट गैसेस आगे चली जाएंगी जी, लेफ्ट गैसेस पास्ट थ्रू किसमें से पास किया? KOH सॉल्यूशन। किसमें से पास कर दिया बेटा? KOH सॉल्यूशन। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे तो हमने यहाँ पे CaCl2 की जगह याद है क्या लिया था? CuSO4। और हमने वहां पे KOH की जगह क्या लिया था? लाइम वाटर। अब बताते हैं जी वहां पे वो चीजें क्यों ली। वहां पे हमारे लिए कलर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हमने वो चीजें ली थी जिनके कलर चेंज साफ नजर आए। CaCl2 भी पानी को एब्जॉर्ब करता है, CuSO4 भी पानी को एब्जॉर्ब करता है, बट इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, उसमें होता है। तो वहां से हमने वही आइडेंटिफाई करना था उसके कलर चेंज से, वहां वो ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है। और फिर वहां पे हमने लाइम वाटर लिया था। लाइम वाटर क्या था? CaOH ट्वाइस था, तो वो भी बेस, ये भी क्या है? बेस।
सो KOH सोल्यूशन जो लिया, मोटी मोटी बात यह है कि वो बेसिक नेचर वाला सोल्यूशन है। आप मुझे बताओ जी, जो यहाँ पे लेफ्ट गैसेस होंगे जी, देखो मैंने ये 3 गैसेस आगे लेके गया था, इसमें से कौन सी गैस यहाँ पे रुक गई है जी? वाटर। आगे लेफ्ट गैसेस कौन कौन सी गई हैं बताओ, कौन कौन सी गई हैं? एक गया जी CO2 और गया जी क्या? O2। अब इनमें से एसिडिक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या दोनों? चलो ऐसे पूछते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, यस और नो? पक्का बात पता है जी? ऑक्सीजन एसिडिक नहीं होती, टेंशन मत लो, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से कौन एसिडिक है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो KOH सोल्यूशन किसको एब्जॉर्ब करने वाला है? एब्सॉर्ब्स क्या बेटा? CO2 एज इट इज एसिडिक। और KOH खुद क्या था? बेसिक। एसिड बेस रिएक्शन होगा और KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा गैसेस होंगी वो चली जाएंगी जी, एक्स्ट्रा गैसेस आउट। चलो जी, ये ओवरऑल मेथड है, इसका नाम है लिबिग्स मेथड। इस मेथड में हमने कंपाउंड से गैसेस बनवा बनवा के वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करा दिया CaCl2 में, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवा लिया KOH सोल्यूशन में। अब इसके बाद हम परसेंटेज तक कैसे पहुंचने वाले हैं, अब वो देखो जी। अब जो भी पार्ट में करूंगा वो हमने एक चैप्टर करा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसको यूज करूंगा जी, सिंपल। अब हमने टेक्निक बता दी, आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा आ गया, कैसे करते हैं जी, तो देख लो सुन लो। अब ये जो एनहाइड्रस CaCl2 था, इसका अपना कुछ वेट होगा, लेट अस से इसका वेट था 5 ग्राम्स। कितना वेट था? 5 ग्राम्स। हमने इसमें से वाटर वेपर्स पास किए और सारा कुछ तो आगे निकल गया, वाटर वेपर इसने एब्जॉर्ब कर लिए। सपोज जो पहले 5 ग्राम का एनहाइड्रस CaCl2 था, इस प्रोसेस के बाद वो 8 ग्राम्स वेट तक पहुंच गया। पहले कितना वेट था बोलो? आवाज नहीं आई, ठीक है जी। पहले कितना वेट था जी? बाद में कितना हो गया? एनर्जी के साथ कितना वेट हो गया? कितना एक्स्ट्रा हो गया? वो किसका वेट है? बस खत्म कहानी। वो किसका वेट है? वाटर, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब क्या करा है? वाटर। और क्या? दोबारा से जी, पहले CaCl2 का वेट कितना लिया था? 5 ग्राम्स। प्रोसेस खत्म होने के बाद वेट चेक करा, कितना निकला? 8 ग्राम्स। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 3 ग्राम्स। वो जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो गया वो किसका वेट है? वाटर का जी। चलो पता लगी बात। तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे ऐसे बात कर लेते हैं जी, यहाँ पे weight gain CaCl2 is corresponding to weight of water। समझ गए जी? डिट्टो यही काम किस में करेंगे जाके? KOH सोल्यूशन में। लेट अस टेक KOH सोल्यूशन का भी कुछ वेट था, और प्रोसेस खत्म होने के बाद उसका भी वेट क्या हो जाएगा? ज्यादा, यानी गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्या आ चुकी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन यहाँ पे भी आ जाओ जी, यहाँ पे जो वेट गेन होगा किसका? KOH का, वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ CO2। ठीक है जी, वेट गेन ऑफ CaCl2 इज वेट ऑफ वाटर। बढ़िया बात है सर। अब मेरी हेल्प कर दो, फटाफट से बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब मुझे बताओ जी, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बता दो कितना होता है? 18। कितना होता है बेटा? 18। ये कैसे निकाला आपने? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 1 2 जा 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 + 16 18। सही है सर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है बेटा? 2 ग्राम। यूनिटरी मेथड कैसे सर? अगर सर 18 ग्राम वाटर है और उसमें हैज 18 ग्राम वाटर हैज कितना? 2 ग्राम क्या? हाइड्रोजन। सही है, यूनिटरी मेथड से। तो अब जितना ये वेट गेन हुआ था, इसका हम एक सिंबल रख लेते हैं। लेट अस से, लेट मी कॉल दिस एज x ग्राम्स। क्या बोल दूं इसको मैं? x ग्राम्स। अगर 18 ग्राम वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन था, तो बाय यूनिटरी मेथड x ग्राम वाटर के अंदर कितना होगा? निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज x ग्राम वाटर हैज कितना जी? 2 डिवाइड बाय 18 इनटू क्या? x। ये किसका वेट आ गया? ग्राम्स क्या? हाइड्रोजन। क्लैरिफाई हो गया जी? अच्छा, आगे से इस OC के स्टार्टिंग वाले कंपाउंड के वेट को भी हमने मेजर करा हुआ है। इसके वेट को हमने बोल दिया वेट OC। क्या बोल दिया? वेट OC। लास्ट बार इधर बताओ मुझे समझ के, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी हाइड्रोजन थी
वो सारी की सारी किस में आ गई, वाटर, और वो कितनी है, ये आ गई सर। क्वेश्चन खत्म हो गया जी। अब निकालना क्या है सर, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बताओ जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या, टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स इट। किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे आती है, अपना मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको वेट ऑफ हाइड्रोजन तो पता लग चुका है ना, कितना है सर, ये रहा 2/18 को क्या लिख लूं जो है 1/9, चलो जो मर्जी लिख लो जी। सो दिस इम्प्लाइज परसेंटेज H इज इक्वल टू 2x/18/WOC इंटू 100। लो जी, इस तरह से हम परसेंटेज हाइड्रोजन तक पहुंच गए जी, क्वाइट इजी। ठीक है जी, ये जो वेट OC था, यही किसका वेट था, टोटल वेट। क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितनी परसेंटेज है वो निकालना है, तो टोटल वेट किसका वेट होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सिंपल। तो टोटल वेट की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आ गया, हाइड्रोजन का वेट ये निकाल लिया था। ये निकला कैसे, इस लॉजिक से कि जो वेट गेन हुआ वो किसका था, वाटर का। वाटर से हाइड्रोजन तक पहुंचे, उसको फॉर्मूला में डाला, आंसर निकाल लिया। डिट्टो ऐसे ही वहां पे परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। देखिए जरा कैसे करना जरा जी। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है जी 44। तो इसका मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैज कितने ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। चेक कर पा रहे हो, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैज कितने ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। लेट मी नेम दिस, ये जो वेट गेन हुआ इसको मैं बोल देता हूं y ग्राम। अगर ये मेरा x था उसको मैंने क्या बोल दिया, y ग्राम। अब बताओ जी, अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन था, तो y ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में हैज कितना, 12 डिवाइड बाय 44 इंटू y, क्या है ये, ग्राम्स कार्बन। क्वेश्चन खत्म। अब अल्टीमेटली इसमें हमने परसेंटेज क्या निकाली थी, हाइड्रोजन। अब हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज कार्बन। सो दिस इंप्लाइज परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू weight of carbon upon total weight multiplied by 100. This implies percentage carbon is equal to 12y by 44 divided by WOC multiplied by 100. ये इसका फॉर्मूला बन गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूलाज याद करने लग जाते हैं। मतलब मेरे को जरूरत लगती नहीं है बेटा, जब मर्जी रफ में आप ये चीज करके फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद करने का फायदा ये होता है कि अगर याद रह गया तो टाइम बचा देगा, लेकिन बाय चांस अगर हल्का सा एक डिजिट इधर उधर हो गया, सारी याद की हुई गलती हो जाएगी। और जो ये निकाला है ये इतना सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रफ में इसको करके फॉर्मूला बनाओगे, इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। सो इट्स अप टू यू, यू वांट टू लर्न फॉर्मूला और यू वांट टू रीच फॉर्मूला, आपकी मर्जी है जी। तरीके दोनों सिखा दिए। तो ये पहला मेथड हो गया। कौन सा मेथड था, क्या नाम था इसका, लिबिग्स मेथड। क्लियर है जी। इस मेथड से कार्बन या हाइड्रोजन की परसेंटेज पता लग जाएगी। सेकंड मेथड पे आते हैं, हेडिंग डालो फटाफट से, सेकंड मेथड। ओके, सेकंड मेथड है बेटा, उसका नाम है, ये देखो जी, सेकंड मेथड। इसमें के अगर साइलेंट हो तो इसका नाम प्रोनाउंस करो जरा, क्या हुआ, शाबाश, क्या हो गया जी, जेल्डाल्स मेथड। क्या नाम हो गया, जेल्डाल्स मेथड। Lebig's method was for carbon and hydrogen. Geldahl's method is for estimation of percentage of nitrogen. मैंने कहा था मैं उसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ जो क्वालिटेटिव एनालिसिस वाली थी, उसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन के बाद क्या करा था, नाइट्रोजन। तो ठीक है जी, उसी हिसाब से दिस इज फॉर नाइट्रोजन, उसकी परसेंटेज तक पहुंचना है जी। लो जी, जेल्डाल्स मेथड फॉर नाइट्रोजन के अंदर बड़ी सिंपल सी बात से शुरू करते हैं जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने डाल दिया H2SO4।
ठीक है जी, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और उसको स्ट्रांगली हीट कर दिया। H2SO4 डालने से, ठीक है, हीट करने से क्या हुआ, जो भी इसके अंदर नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट्स टू NH4 ट्वाइस SO4। इसका नाम बताना जरा क्या हुआ। बिल्कुल सही, क्या नाम हुआ जी, और कोई। NH4 आयन कौन सा आयन होता है, अमोनियम, और SO4 कौन सा आयन होता है, सल्फेट, यानी क्या बना दिया, अमोनियम सल्फेट। चलो सर, अमोनियम सल्फेट बना दिया। ओके सर, अमोनियम सल्फेट बना दिया। अब इस अमोनियम सल्फेट में आपने क्या करा, आपने डाल दिया NaOH। क्या डाल दिया बेटा, NaOH। तो इससे यहाँ अमोनिया बन जाएगा। ठीक है जी, दोबारा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था और आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें नाइट्रोजन है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, क्योंकि अब हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव। तो पहले कंफर्म करके आए थे कि इसके अंदर नाइट्रोजन है। चलो, जो भी वो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, अमोनियम सल्फेट, फिर उसमें क्या डाला, NaOH, तो उससे अमोनिया बन जाएगा। पहले तो यही लॉजिक समझते हैं, ये हुआ क्या है जी। चलो, इसको आपने हीट करके सल्फेट देके जबरदस्ती अमोनियम सल्फेट बना दिया, ओके ओके है जी। बट NaOH ने क्या करा, इजी। NaOH एक स्ट्रॉन्गर बेस है। कौन सा बेस है जी, स्ट्रॉन्गर बेस। अमोनिया एक वीकर बेस है। अच्छा, आपको पता है अमोनिया बेस है बेटा, कितनी बार सोओगे क्लास में, एक बार सो जाओ, सोना। अमोनिया केड़ा बेस है, स्ट्रॉन्गर के वीकर, वीकर, लेकिन है बेस के एसिड, बेस। अमोनिया बेस कैसे है जी, हाथ खड़ा करके बताओ। अमोनिया को बेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, बेस क्या होता है, वहां से याद आएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज बेस, और फिर अमोनिया को मैंने बेस कैसे माना। चलो करण बताओ, अमोनिया बेस कैसे है। वो H पॉजिटिव पे अटैक करता है, यानी वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। याद है ना जी, बेस के दो काम होते हैं, या OH माइनस देना या फिर H प्लस लेना। तो अमोनिया OH माइनस देने वाला बेस नहीं है, वो H प्लस लेने वाला बेस है। चलो, चाहे वीकर बेस है बट है तो बेस। इट एक्सेप्ट्स क्या, H प्लस, इट कैन एक्सेप्ट H प्लस, कैन एक्सेप्ट H प्लस। पहले तो आप ये देखो जी, ये अमोनिया बेस का ही सॉल्ट था। स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेसेस वीक बेस, ये तुम पढ़ते आ रहे हैं जी, एसिड बेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो शक्तिशाली बेस था उसने आके कमजोर बेस को बाहर निकाल दिया और खुद अंदर अपना सॉल्ट सोडियम सल्फेट बना लेगा। पहले तो मैंने स्ट्रॉन्गर बेस को यूज करके वीकर बेस को डिस्प्लेस करके अमोनिया बनवा लिया। अब अगर हम किसी तरह से ये पता कर लें कि ये अमोनिया कितना है, तो बात बन गई। अगर अमोनिया पता लग गया तो अमोनिया के अंदर कौन है, नाइट्रोजन, तो क्या पता चल जाएगा, नाइट्रोजन। अभी तक हम ऐसे ही तो कर रहे हैं, हमने पीछे वाटर पता करके हाइड्रोजन पता किया था, कार्बन डाइऑक्साइड पता करके कार्बन पता किया था। अब क्या पता कर लेंगे, अमोनिया, उससे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। अब पॉइंट ये है कि अमोनिया पता कैसे करें। अमोनिया तो यहाँ पे गैस होती है, पीछे हमने क्या किया था, वाटर को किसी में एब्जॉर्ब करा दिया, प्रैक्टिकली वेट चेक करके पता कर लिया गेन कितना हुआ है। ऐसे ही हमने CO2 का किया। NH3 का ऐसे नहीं करते, NH3 के लिए प्रॉपर टाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, टाइट्रेशन। अब वो कैसे, सर ये बेस है, आपने बार बार बताया कि ये क्या है, बेस। तो बेस को टाइट्रेट किससे किया जाएगा, एसिड से, है ना जी। एसिड को टाइट्रेट करते हैं बेस से, बेस को टाइट्रेट करते हैं एसिड से। तो हमने इसको टाइट्रेट करना शुरू किया जी, टाइट्रेटेड विद एसिड, टाइट्रेटेड विद व्हाट, एसिड। लेट अस से ये एसिड जो है, सपोज मैंने H2SO4 ले लिया। अच्छा, उसमें ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, टाइट्रेटेड, है ना, जो अमोनिया बना दैट इज टाइट्रेटेड विद एसिड। टाइट्रेटेड वर्ड का क्या मतलब बताया, क्या होता है, रिएक्टेड। हमने कहा कुछ ज्यादा नहीं सोचना, टाइट्रेट करना मतलब क्या करना, रिएक्ट करना, तो उससे वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। टाइट्रेटेड विद एसिड का मतलब रिएक्टेड विद एसिड। अब याद है हमने एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नाम का कॉन्सेप्ट करा हुआ है कि नहीं करा हुआ। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। चलो मेरी बात समझो, ऐसे करते हैं। चलो, हम मानते हैं कि अमोनिया के A मोल्स थे,
थोड़ा सा यहाँ पे साथ साथ मैथमेटिकल बातें भी कर लेता हूँ। लेट अस से अमोनिया के कितने मोल्स थे? ए मोल्स। अब मेरी हेल्प करो, अमोनिया अगर बेस है तो उसका एन फैक्टर बता सकते हो कितना होता है? 1। किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस देगा या कितने H प्लस लेगा, वही उस बेस का क्या होता है? एन फैक्टर। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एक ही H प्लस ले सकता है, उसका रीजन होता है अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है ना जी। अमोनिया अपने लोन पेयर से H प्लस को ले लेता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल एक H प्लस ले सकता है, तो भैया अमोनिया का एन फैक्टर क्या होता है जी? 1। सही है सर, अमोनिया का एन फैक्टर 1 है, पता लग गया। अब सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया कितने होंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला सर मोल्स इनटू क्या? एन फैक्टर। तो बताना सर मोल्स आपने कितने मान रखे थे? ए। एन फैक्टर कितना था? 1। तो बाय चांस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया भी कितने निकले? ए। चलो यहां तक मान के चलते हैं जी कि जो भी अमोनिया बना उसके ए इक्विवेलेंट्स हैं, बढ़िया बात है। अब इसमें हमने H2SO4 डाला, अपनी तरफ से डाल दिया। अब H2SO4 की अपनी कुछ मोलैरिटी होगी, बिल्कुल होगी सर, उसको हमने मान लिया M। उसकी कुछ वॉल्यूम होगी, ओके सर, उसको हमने मान लिया VML मान लिया। क्या मान लिया? VML। अब H2SO4 का N फैक्टर बताओ कितना होता है? H2SO4 एसिड है कि बेस है बेटा? एसिड। किसी भी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस देगा? H2SO4 कितने H प्लस देता है? 2। तो इसका एन फैक्टर बता सकते हो कितना होगा? 2। क्लियर है जी बात? अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू क्या? एन फैक्टर। सो सर अगर मैं ऐसे ही डाल दूं M इंटू V बटा 1000 इंटू एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो ये किसके इक्विवेलेंट्स आ गए? H2SO4 के। लो जी, यहां तक मैंने अमोनिया के इक्विवेलेंट्स निकाल के रख लिए, H2SO4 के इक्विवेलेंट्स निकाल के रख लिए। अब मेरी बात लॉजिकली समझना जरा, जो हमने एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करा था उसमें ये कहा था कि किसी भी एक रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट्स किसी एक चीज के यूज होते हैं, एग्जैक्टली उतने ही इक्विवेलेंट दूसरे के भी रिएक्ट करते हैं। अब अगर मैं ऐसे करूं, सुनो इधर, छोड़ दो लिखना ऑन द बोर्ड, मेरे को नहीं पता इसमें अमोनिया कितना है, मैंने ए माना, ए मोल्स माना, और कुदरती वो इक्विवेलेंट्स भी ए ही निकला। ये NEQ किसका सिंबल होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया भी कितने निकले? ए निकले। कोई बात नहीं सर, अब हमें यही पता करना है कि ये कितने हैं। सो हम क्या करें, ये लिया अमोनिया, इसमें H2SO4 डालना शुरू करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, जब तक पूरा अमोनिया खत्म नहीं हो जाता तब तक डाल रहे हैं। जैसे ही अमोनिया खत्म हुआ हमने डालना बंद कर दिया। तो फिर ठीक है, जितने इक्विवेलेंट्स अमोनिया था उतने ही इक्विवेलेंट्स क्या डाला गया होगा? H2SO4। और H2SO4 के इक्विवेलेंट्स हमने निकाल लिए, कितने होते हैं? इतने। अगर मैंने उसकी इतनी मोलैरिटी लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप इतनी वॉल्यूम डाली थी तो उसके इतने इक्विवेलेंट्स बनेंगे। तो एज पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अगर मैं बिल्कुल इन दोनों का रिएक्शन सिर्फ तब तक करता हूं जब तक रिएक्शन कंप्लीट हो, तो इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे? इक्वल। अब अगर मुझे H2SO4 की मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, सारा कुछ पता है, तो डाल के मेरा क्या निकल आएगा? ए। एक तरीका तो ये, बट इसमें एक कंफ्यूजन है। क्या? अमोनिया बेस कौन सा है? वीक के स्ट्रॉन्ग? वीक। अच्छा, उससे इंपॉर्टेंट बात, अमोनिया में मैं H2SO4 डाल रहा हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ऐसे कैसे डालूं? मतलब कब तक डालूं, मुझे कैसे पता चलेगा रिएक्शन पूरा हो गया? मेरे अंदर कोई सेंसर लगे हुए हैं कि चेक करा अमोनिया खत्म हो गया, रुक जा भाई? नहीं। तो फिर हम चेक करते थे एंड पॉइंट। क्या चेक करते थे? एंड पॉइंट। इंडिकेटर डाल के कलर चेंज चेक करते थे, याद है ना जी? तो हमने कलर चेंज चेक करना है, और उसमें दिक्कत ये आती है कि ये वीक बेस है और वो तो एसिड स्ट्रॉन्ग है। वीक बेस का एंड पॉइंट कई बार इतना क्लियर नहीं आता, तो फिर हो सकता है कि हमसे H2SO4 थोड़ा सा ज्यादा डल जाए, क्योंकि वो आंखों से क्लियरली विजिबल नहीं होता कि एंड पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ आया। तो हम तो जब तक देखेगा नहीं डालते रहेंगे, वो फिर ज्यादा भी डल जाता है। फिर इस पंगे से बचने का एक तरीका है, जब ज्यादा डल सकता है तो ज्यादा ही डालो, डाल ही दो। पंगा डालना ही नहीं कोई जी, हमने पंगा ही नहीं लेना जी, ज्यादा डाल दिया। दोबारा देखो जी,
मैंने अमोनिया के क्या पता करने हैं, ए मोल्स। उसके लिए मैं उसको टाइट्रेट किससे कर रहा हूं, बोली जाओ, H2SO4। दोबारा से, मैंने किसके मोल्स पता करने हैं, अमोनिया के कितने मोल्स हैं, ए मोल्स। उसको टाइट्रेट किससे कर रहे हैं, H2SO4। मुंह से बोलते रहना जी, H2SO4 से टाइट्रेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, अमोनिया वीक बेस है, तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्लियर नहीं होएगा। तो उस पंगे से बचने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम H2SO4 थोक में डालते हैं, जार डाल देते हैं, जार डाल देते हैं। तो फिर अगर H2SO4 जार डाल दिया तो अमोनिया तो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके साथ थोड़ा सा H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर H2SO4 जार डाला तो कुछ H2SO4 अनरिएक्टेड बच भी जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अब जो H2SO4 बचेगा वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस। अब उसको फिर से टाइट्रेट करो। अब उसको किससे टाइट्रेट करें, अब जो बचे वाला है वो क्या था, एसिड। अब उसको टाइट्रेट किससे करेंगे, बेस से। अब वो बेस तो हमारी चॉइस का होगा, हम स्ट्रॉन्ग लेंगे, NaOH लेंगे, और उसमें एंड पॉइंट क्या आएगा, क्लियर आएगा। तो बढ़िया बात है। तो एक हमने नई बात क्या बताई, यहाँ पे जो एसिड है हम एक्सेस में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, एक्सेस में, पूरा एक्स्ट्रा डाल दिया, जितना अमोनिया से रिएक्ट कराना है उससे ज्यादा। चलो सर करा दिया। अब इसके बाद हमने इसमें लेट्स से NaOH से लेट्स से used to titrate extra acid। जो एक्स्ट्रा एसिड आपने लिया था उसको टाइट्रेट कराने के लिए हमने अपनी तरफ से बेस यूज करा NaOH। बढ़िया बात है। अच्छा, NaOH तो सबको पता है कि बेस है, यस सर। अब इसका एन फैक्टर बता दो। मैंने अभी क्या कहा था, किसी भी बेस का एन फैक्टर क्या होता है, या तो वो कितने H प्लस लेता है या फिर वो कितने OH माइनस देता है। NaOH में तो एक ही OH है, तो OH माइनस एक ही देगा, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। अब ये जो NaOH यूज करेंगे, लेट अस से इसकी मोलरिटी m है, वॉल्यूम VmL है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, तो इसके इक्विवेलेंट्स बताओ कितने हुए, जल्दी से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH बता दो कितने हुए। मोलैरिटी into volume divided by 1000 into 1। अंडरस्टैंड अगेन प्लीज। ये वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 क्यों यूज करता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूला में वॉल्यूम क्या होती है, लीटर्स में, और हमने वॉल्यूम किस में मानी हुई थी, ml में, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करता हूं। और वो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन फैक्टर। तो इसके इक्विवेलेंट्स आ गए, इसके इक्विवेलेंट्स आ गए, इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। अब सीधी सीधी एक बात सिखा रखी है, बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बड़ी सिंपल एक बात सीखी हुई है, वो क्या, टोटल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बेस। बात खत्म। हमने ये सीखा है जी, जहां चक्रों में पढ़ते ही नहीं, टोटल इक्विवेलेंस एसिड के सामने रखेंगे टोटल इक्विवेलेंट बेस। अब टाइट्रेशन शुरू यहां से हुई थी, यहां से। इसमें बेस कौन कौन सा इन्वॉल्व है, पहला बेस कौन सा था, अमोनिया। दूसरा बेस कौन सा था, NaOH। एसिड कौन सा इन्वॉल्व है, सिर्फ H2SO4। बताओ जी, एसिड के इक्विवेलेंट्स बताओ कितने हैं, फॉर्मूला में एंड में कितने आए थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू 2 डिवाइड बाय क्या था, 1000। ये सारी कहानी किसके लिए थी, H2SO4। बढ़िया। और बेस के पहले इसके इक्विवेलेंट्स आएंगे, अमोनिया के A, ये किसके लिए हैं बेटा, फॉर अमोनिया। प्लस फिर NaOH के कितने आए थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या, 1000। ये किसके लिए आए हैं, NaOH। तो जी ये इक्वेशन कैसे बनी, बस ये मेरे को समझ आओ कि आपको आई समझ के नहीं आई जी, आराम से देखना। लास्ट बार देख लो बेटा, ये प्रोसेस चल रही थी, इसमें अमोनिया बन गया था, अमोनिया को पता लगाना था कितना बना, सारी कहानी आ गई। पहले अमोनिया को टाइट्रेट करने लगे किससे, H2SO4, लेकिन कितना डाल दिया, एक्स्ट्रा। फिर उस एक्स्ट्रा एसिड को टाइट्रेट कर दिया NaOH से। फिर क्या कहा, जितने एसिड टोटल के इक्विवेलेंट्स हैं उसको सामने रख दो जितने टोटल बेस के इक्विवेलेंट्स हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा एक लॉ है, उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ऐसा कर दिया करते हैं सर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको H2SO4 की मोलैरिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो, NaOH की मोलैरिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो, सारा कुछ डाल के आप क्या निकाल सकते हो, ए, वही तो निकालना था, अमोनिया तो निकालना था। सो कैलकुलेट ए, कैलकुलेट ए।
आ गया सर, फिर क्या हो गया? रुकना तो यहाँ पे है नहीं, रुकना तो परसेंटेज पे जाके था, पहले ही बोला था जी एंड तक जाना है। कहाँ तक? परसेंटेज तक। अभी तो ए आया है, ए आपने स्टार्टिंग में क्या माना था, जल्दी बोलो? मोल्स। ये किसके मोल्स आए हैं? अमोनिया के। हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। कोई बात नहीं सर, इजी है। अब सर मोल कॉन्सेप्ट इधर देखो, ये बताओ अमोनिया के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसके एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1। तो उसी तरह से अमोनिया के एक मोल में नाइट्रोजन के कितने मोल एटम्स होंगे? 1। तो अमोनिया के ए मोल्स में नाइट्रोजन के कितने मोल एटम्स होंगे? ए। सिंपल, आ गया जी। तो ये जो ए था ये तो मोल्स ऑफ अमोनिया था। नाउ वी नो दैट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया। ये पता लगा फॉर्मूला से, बाय फॉर्मूला। अमोनिया के फॉर्मूला से ही पता लग रहा है जी कि ऐसा होता है। तो आप मुझे बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। और अगर नाइट्रोजन के ए ही मोल्स हैं, ए मोल्स, तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? ए इंटू 14। आगे परसेंटेज सर, खत्म। परसेंटेज नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनली यहां से दिस इंप्लाइज percentage nitrogen is equal to A into 14 divided by weight of organic compound multiplied by 100। ये समझ आया जी? ए किसके मोल थे? अमोनिया के। बट उतने ही मोल किसके निकले? नाइट्रोजन एटम्स के। तो नाइट्रोजन का मास कितना आया? A इंटू 14। टोटल मास कितना था? WOC डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या आ जाएगी जी? परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ से जो ए निकलेगा वो यहाँ पुट करके हम आंसर निकाल लिया करेंगे। और इस मेथड का नाम है, कौन सा मेथड? जेल्डाल्स मेथड। ठीक है जी। तो बस आज इतना करना है जी। हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस के सारे कर लिए इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव के 2 इंपॉर्टेंट कर लिए जी। पहला लेबेग्स मेथड, दूसरा जेल्डाल्स मेथड। ये मैंने इक्वेशंस बनानी सिखाई हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। इनफैक्ट जेल्डाल्स मेथड तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी करा हुआ है। अगर आप बुकलेट देखोगे तो हमने इसके क्वेश्चंस ये वाले मेथड के ऑलरेडी कर रखे हैं जी। ये रिपीट हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने करा हुआ है मेथड।